छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव पूरा हो चुका है सिवाय गिनती के। वो 3 तारीख को वो भी पूरी हो जाएगी। 3 तारीख की शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी, किस पार्टी को कितनी टिकटें मिली हैं, कौन कौन से नेता जीते हैं, किसकी सरकार बनने का आसार है। ये सब 3 तारीख की शाम तक साफ हो जाएगा। इस बीच हमने ये कोशिश की कि पूरे छत्तीसगढ़ में जगह जगह हमारे जो संवाददाता हैं, जो चुनाव की रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, देख रहे थे चुनावों को बड़े करीब से, उनसे बात की जाए, उनसे बात करके समझा जाए कि उनके इलाके में मुद्दे क्या थे, उम्मीदवार कैसे थे। जीत हार की संभावना पे तो हमने ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन सीट पर माहौल कैसा है इसको हमने बहुत सारी सीटों पर जानने की कोशिश की है। कई संवाददाताओं से हम इस बारे में बात कर रहे हैं। हर दिन 1 या 2 संवाददाता से बातचीत हम आपके सामने रखेंगे। संवाददाता का नाम, जगह का नाम, किन सीटों पर है, ये आपको उस दिन की बातचीत में दिखाई पड़ेगा। कौन से संवाददाता हैं, कौन सी सीटें हैं, ये आप इसी में सुनिए। हमारे भिलाई के संवाददाता संतोष मिश्रा हमारे साथ हैं। वो भिलाई के अलावा भी आसपास की तमाम सीटों पर पिछले दिनों, पिछले कई हफ्तों से नज़र लगाए हुए थे, देख रहे थे कि कहाँ क्या माहौल है। भिलाई में जहाँ पे वो हैं उसके ठीक बगल की सीट से हम शुरू करते हैं। प्रदेश की लिस्ट में 62 नंबर की सीट है पाटन। लोगों को लग सकता है कि पाटन से शुरुआत करेंगे तो इसके बाद का तो सब सीटों का चर्चा फिक्र रहेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी हम जिन सीटों की चर्चा करेंगे उसमें पाटन के अलावा भी दिलचस्पी वाली दूसरी सीटें रहेगी। पाटन रायपुर शहर से लगी हुई, जहां हम बैठे हैं इस सीट से लगा हुआ, बस महादेव घाट की खारून नदी को पार करते हैं पुल को और पाटन कॉन्स्टिट्यूंसी चालू हो जाती है। भूपेश बघेल वहाँ के विधायक हैं। वहाँ उनके खिलाफ बीजेपी के विजय बघेल जो कि सांसद हैं वो खड़े हुए हैं वहाँ पे, और राजनीति का त्रिकोण वहाँ पे पूरा हो गया। जिस तरह से अमित जोगी भी पाटन से जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, और भी कैंडिडेट होंगे, लेकिन मैं इन 3 पर केंद्रित करता हूँ बात को अभी, कि पाटन में ऐसा क्या है कि वहाँ विजय बघेल सांसद रहते हुए वहाँ से लड़ रहे हैं। पहले विधायक रह भी चुके हैं वहाँ से। उस इलाके में पिछले लोकसभा चुनाव में लीड भी मिली थी विजय बघेल को। इसके बावजूद लीड मिली थी कि वहाँ के विधायक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। ऐसा ही था जी। संतोष, ये बतलाइए पाटन की अभी क्या स्थिति आपको लग रही है? पाटन में भी जो किसानों का रुझान है, हाँ, उस हिसाब से उसका फ़ायदा शायद इंटरनल करंट के रूप में कांग्रेस को मिले, लेकिन कहा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट लोकसभा में जो विजय बघेल को उस क्षेत्र से जो लीड मिली थी, और विजय बघेल ही एक ऐसे उस परिवार के ही सदस्य हैं जो इंटरनल उस ग्रामीण रुझान में एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी पालिका चुनाव बड़े ही अचंभित तरीके से जीत चुके थे। हाँ। इसलिए इंटरनल कहा नहीं जा सकता, चूँकि कुछ योजनाएं हैं जो ऋण माफ़ी और ये सब से लेके उसका प्रभाव जो है कांग्रेस की ओर रुझान हो सकता है घोषणा पत्र के अनुसार, लेकिन और विकास के भी नाम पे शायद सत्तारूढ़ दो चीज़ें मैं समझना चाहता हूँ। आपने कहा लोकसभा चुनाव में विजय बघेल की लीड। जी, लोकसभा चुनाव जो है कांग्रेस 67 सीटों पे जीती थी विधानसभा चुनाव पिछला, लेकिन लोकसभा चुनाव में 2 सीट में सिमट गई थी। जी। यानी जितनी 15 सीटों पे भाजपा की लीड थी, समझ लीजिए उतनी ही सीटों पे कांग्रेस की लीड रह गई थी, और बाकी सब लोकसभा सीटें जो हैं भाजपा के साथ चली गई थी। तो विजय बघेल को जो वोट मिले थे जी, वो मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी मिले थे। जी। उसमें तो छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीट जीत गए थे। बिल्कुल। तो विजय बघेल अच्छे हैं, वहाँ पे लोकप्रिय हैं, चेहरा भी रहता है। ऐसा नहीं कि मोदी के नाम पे जीतना रहता तो पूरी 11 ही जीतते, क्यों ज्योत्सना महंत और दीपक बैज जीतते जी। लेकिन फिर भी विजय बघेल को जो लीड मिली वहाँ से पाटन से, उसमें मैं मोदी के चेहरे का भी एक असर देखता हूँ। जी, ठीक है जी। ये विधानसभा का चुनाव है, जिस विधानसभा चुनाव को पिछली बार भूपेश बघेल ने वहाँ दमखम से जीता, पाटन का चुनाव जी, और इस बार फिर वो कैंडिडेट हैं। और पाटन से गुजरते हुए मैं दुर्ग भिलाई कभी कभी आया गया,
मुझको लगता है सड़कें और सड़क बहुत के किनारे का जी। डेवलपमेंट बहुत बहुत विकास हुआ है विकास वहाँ, हुआ है। ऐसा मुझको लगता है। जी। मैं पहले तो इस बात को जोर शोर से नहीं बोलता था क्योंकि वोट नहीं गिरे थे और लोगों को ये न लगे कि मैं भूपेश बघेल का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन अभी कह सकता हूँ इस बात को, अब तो सब वोट डल चुके जी। हैं कि वहाँ पाटन में ज़मीनों के रेट बढ़ गए, वहाँ पाटन में विकास कार्य बहुत हुए हैं, वहाँ गवर्नमेंट के कुछ सेंटर खुल गए हैं, फिर भी आपको कमी लगती है क्या कोई वहाँ? कमी इसलिए है कि चूंकि पाटन से वहाँ परिणाम ऐसे चौंकाने वाले पहले आते रहे हैं, और हालांकि भूपेश बघेल जी का जो लास्ट चुनाव में जीत का अंतर 30-31 हज़ार का था, वहीं फिर लोकसभा में अगर बात करें कि पिछले लोकसभा में मान लीजिए मोदी के प्रभाव के है तो 20,000 22,000 नीचे चले गए थे। हाँ, चले गए थे। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, तो उस आधार पे मैंने कहा कि ग्रामीणों का जो रुझान है, किसानों के हित की जो बात है, अगर उनको लगता है तो उस ओर रुझान जा सकता है। मुझको ये लगता है पूरे प्रदेश के स्तर पर देखता हूँ जी। मैं, तो लोगों ने ये तय किया हुआ है कि हमारा मुख्यमंत्री एक अलग चीज है जी। और हमारा प्रधानमंत्री एक अलग चीज है। जी जी। यानी जो आंध्र में, उड़ीसा में, कई राज्यों में हम इस बात को पहले देख चुके हैं जी। कि एक ही दिन 2 ईवीएम मशीन अगल बगल रखी है या 2 बैलेट पेपर हैं, तो लोगों ने राज्य में एक पार्टी को वोट दिया है, केंद्र में दूसरे पार्टी को वोट दिया है। बिल्कुल। तो लोकसभा वाला यहाँ पे असर विधानसभा में मुझको ऐसा नहीं दिखता है। लेकिन एक विधानसभा कैंडिडेट के रूप में विजय बघेल ने अभी इस बार कैसे प्रचार किया? नहीं, ठीक था वो, चूँकि मुख्यमंत्री तो ज़्यादा गए नहीं लगभग, वो प्रदेश में घूमते रहे, पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको उनके कार्यकर्ता चुनाव लड़े हैं, उनका ऐसा बेटा कहा भी जाए। शायद काम कर रहा बेटा होगा। भी किए और दामाद भी हैं, दामाद घर भी के है। काफ़ी लोग मतलब लगे रहे उधर पे। लेकिन विजय बघेल का शुरू से, चूंकि पहली लिस्ट में ही नाम आ गया था और अच्छा क्षेत्र में दिखाई देते थे वो पाटन में, चुनाव के समय तो काफ़ी हद तक उन्होंने प्रचार प्रसार जनसंपर्क भी अच्छा किया है, परिणाम जो भी हो। और अमित जोगी का जो मैं चर्चा कर रहा था कि अमित जोगी के आ जाने से कुछ समीकरण गड़बड़ाया है, जरूर है, ऐसा लोगों के बीच से लगता था। किस तरह का और किसके पक्ष में गड़बड़ाया? कुछ जो मेरे ख्याल से कुछ एकाध विशेष जो वोटर हैं उनको साधने में, जिनका जो उस जाति या समुदाय के बस्तर साइड से भी जो एक समाज के कुछ लोग हैं, आदिवासी समाज से मेरे ख्याल से, और ऐसा लोगों द्वारा बताया जा रहा था, कुछ जानकारों द्वारा, कि वहाँ से लेके उस समाज से कुछ इधर अमित जोगी का रुख हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ सेटिंग होती है सामुदायिक रूप से कि हम इनको सपोर्ट करते हैं, तो ये भी जीत के अंतर और इस चौंकाने वाले परिणाम में एक फैक्टर ये भी काम कर सकता है। मैं गोलमोल बात के बजाय साफ साफ समझना चाह रहा हूँ, अमित जोगी को जो वोट मिलेंगे वो कांग्रेस को नुकसान ज्यादा होगा कि भाजपा को नुकसान ज्यादा होगा? वो जो वहाँ कही जा रही है उस हिसाब से कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस को नुकसान ज्यादा हो सकता है उस हिसाब से, इसलिए परिणाम जो है वो। कोई वहाँ हमर राज पार्टी का कैंडिडेट भी खड़ा हुआ है पाटन से, सुना है क्या आपने? नहीं सुना। कोई बात नहीं। तो ये 3 कैंडिडेट हैं पाटन के, तीनों चर्चित चेहरे हैं। और देखते हैं विजय बघेल का तो घर जो गांव पड़ता है उर्ला, हाँ जी, वो इसी में आता है, पाटन में इसी में आता है ना। दुग्ध महासंघ के बगल का जो घर है उनका, वहीं से उर्ला गांव गया हुआ हूँ मैं उनके घर, वो इसी में आता है। चलिए पाटन से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम किधर बढ़ें? पहले हम भिलाई चलते हैं जी। भिलाई में देवेंद्र यादव और प्रेम प्रकाश पांडे, 2 जाने माने नाम हैं ये दोनों। देवेंद्र यादव जो हैं कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं, प्रेम प्रकाश पांडे 1 से ज़्यादा बार विधायक रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, पुराने नाम हैं। देवेंद्र यादव मंत्री नहीं बन पाए थे इस बार, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज विधायक जो हैं वो जीत कर आ गए थे, उनकी भीड़ बहुत थी विधायक दल में, अंधाधुंध संख्या में जीत गए थे। यही अगर 48 विधायक जीते रहते तो हो सकता है देवेंद्र यादव की बारी मंत्री बनने में ले आते, कहीं पे नहीं बन पाए, कोई बात नहीं। तो देवेंद्र यादव, प्रेम प्रकाश पांडे, 2 लोग ये हैं। कोई और तीसरा कैंडिडेट भी भिलाई नगर में बड़े कैंडिडेट हैं? जोगी कांग्रेस से एक कैंडिडेट हैं जहीर खान, अच्छा, जोगी कांग्रेस से, और वो ज़्यादा
मेहनत उन्होंने भी किया है, लेकिन चूंकि कांग्रेस की पृष्ठभूमि से रहे हैं पहले, युवा कांग्रेस में अध्यक्ष भी रहे हैं, फिर वो इधर चले गए थे। कुछ मुस्लिम वोट हैं वहाँ पर, वही हैं, हाँ, उसी को कुछ साधने का प्रयास, को साधने हाँ, का बिल्कुल। तो वो नुकसान कांग्रेस को होगा, वो नुकसान, यानी जोगी पार्टी जो है ज्यादातर जगह कांग्रेस का नुकसान करते दिख रही है। बिल्कुल। तो ये देवेंद्र यादव और प्रेम प्रकाश पांडे जी, यहाँ मैं एक चीज को समझना चाहता हूँ। देवेंद्र यादव का नाम जो है जी, ईडी केस में आया और ईडी ने कोर्ट में जो चार्जशीट पेश की है उसमें शायद कोल घोटाले में या किसी में उनका कोल घोटाले में उनका नाम है जी। तो इनको गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन इनसे बयान कई बार लिए गए, इनके घर पे छापा पड़ा है। तो मुझको ध्यान है कि इनके घर पे जब ईडी की कार्रवाई चल रही थी तो बाहर कांग्रेस के नौजवान जो हैं काफी नारेबाजी कर रहे थे, सब कर रहे थे ये। तो इनका नाम तो जाहिर तौर पर ईडी की कार्रवाई से, ईडी के केस से, चार्जशीट से जुड़ा हुआ है जी। और प्रेम प्रकाश पांडे जो हैं परंपरागत राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं वो जी। तो उनका जीवन थोड़ा ज़्यादा खुली किताब जैसा है। मुझको याद नहीं पड़ता कि प्रेम प्रकाश पांडे के साथ ऐसे कोई अप्रिय कानूनी या कोई जुर्म के मामले जुड़े हुए हों, ऐसा नहीं है कोई। तो देवेंद्र यादव की जो ये इमेज बनी ईडी के मामलों से, इसका क्या असर था वहाँ इसका व्यापक असर वैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है ऐसा, क्योंकि देवेंद्र यादव ने भी उस क्षेत्र में काम किया है। मेयर रहते हुए भी अच्छा काम किया। फिर इनका एक वो था कि जब वहाँ विधायक बने तो एक भिलाई में जो पटरी पार की जो चीजें कही जाती थी पहले से, पटरी के इधर, हाँ, पटरी के उधर पर, हाँ, ये दो अलग अलग है और विकास भी उनका स्वर्ग और ऐसा था। तो इन्होंने एक वादा किया था कि मैं ये अंतर खत्म करूंगा। हालांकि बहुत बड़े स्तर पर वो अंतर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो कुर्सी पार श्रमिक बेल्ट है और उससे लगे हुए जो वैशाली नगर विधानसभा में भी कुछ जगह आती है, पर मेयर रहने के बाद भी उन्होंने उस क्षेत्र का विकास किया। कुछ कुछ जगह विकास इसलिए भी लोगों में सुनाई आया कि श्रमिक बेल्ट में ऐसे मैदान हैं जिनको घेर के हाई मास्ट लाइटें लगा दी गई। वो 6 बजे से लाइटें जलती हैं, मैदान में लोग भले न रहें पर वो कंटिन्यू जलते रहती हैं और वो 10-11 बजे तक जलते रहती हैं। उसका क्या फायदा? उसका कुछ फायदा नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो यही किया गया ऐसा। अब विकास में बोले कि हम वो पटरी पार के अंतर वहाँ स्टेडियम है तो यहाँ भी होने चाहिए, ऐसे तो कुछ किए गए। लाइट जला देना, लाइट अभी भी भिलाई में ये चीज जो कुछ बुद्धिजीवी हैं वो या पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि ये विकास हुआ यहाँ बना, ठीक है, लेकिन अंतर ये नहीं होना चाहिए था। मैं थोड़ा सा एक ये चीज समझना चाहता हूँ जी कि ईडी का जो केस है कोल घोटाला वगैरह जिसमें देवेंद्र का नाम आया है जी, इसके अलावा एक चीज समझना चाहता हूं मैं जी, ये दुर्ग भिलाई का इलाका जो है यहीं पे महादेव सट्टेबाजी ऐप का चर्चा चला। बिल्कुल बिल्कुल। और भिलाई के ही सैकड़ों नौजवान इसमें काम कर रहे थे, फंसे हुए थे। कोई दुबई जा रहा है, कोई आईफोन ला रहा है, कोई इसका पैनल चला रहा है जी। करोड़ों रुपए में लोग खेल रहे हैं। क्या है ये मामला? वहाँ चुनाव पे क्या असर पड़ा? हम दुर्ग जिले की, भिलाई की, जितनी भी आसपास की लगी हुई 2-4 सीटों की बात करें जी, महादेव का क्या असर हुआ? वहाँ पे क्या मुद्दा था? महादेव का मुद्दा जो दरअसल ये हुआ कि कुछ जो युवा थे जो कम पढ़े लिखे, क्या 12th किए, कॉलेज किए, आईटी का थोड़ा सा नॉलेज हुआ, कंप्यूटर और लैपटॉप का, उनको 15 से 20 हजार रुपए देने का, केस पे नहीं जा रहा, कह के मैं केवल उसके चुनाव पे असर की बात समझना चाहता हूँ। इस चुनाव पे महादेव का असर नहीं दिखाई देगा वोटर के आधार पे। महादेव इतने ताकतवर भगवान माने जाते हैं, उनके नाम पे कोई ऐसा जुर्म कर रहा है तो महादेव का श्राप आप नहीं लगा होगा कुछ लोगों को? नहीं, वो मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जो कुछ पुलिस ने जो कार्रवाइयाँ भी की तो उस समय तक कड़े कानून नहीं बने थे। लोग अच्छा पकड़ा जाते थे और उसके बाद दूसरे दिन वो बाहर आ जाते थे, फिर वो उसी काम में लग जाते थे। लेकिन महादेव की वजह से ऐसा कहा जाता है कि दुर्ग जिले में जो लग्जरी गाड़ियां हैं पिछले 2 से 3 साल के अंदर, वो मेरे ख्याल से पूरे छत्तीसगढ़ से अकेले भिलाई में लग्जरी गाड़ियां और लग्जरियस चीजें बुक हुई हैं, अर्न किया है लोगों ने, कुछ लोगों ने। उसके पीछे महादेव का एक बहुत बड़ा
फंडिंग है। चुनाव पे क्या असर चुनाव उसका पे हुआ है? इसका असर महादेव का इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पर्याप्त रूप से अभी ये नाम लोगों के आते रहे जुबान पे, पर पुलिस ऐसे बड़े लोगों पे, बड़ी मछलियों पे कोई कार्रवाई नहीं की, तो वो पार्टियों के लोग उसमें से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, हालांकि कहते रह गए कि बड़े बड़े लोग इसमें हैं, आप लेकिन वो बड़ी नहीं आ मछली पाए। बोल रहे हो, बड़ा मगरमच्छ नहीं बोल रहे हो, इतने बड़े बड़े लोग थे फिर भी। बिल्कुल, पर वो उन्होंने अपने चार्जशीट में या कोई कार्रवाई के नाम पे ऐसा किया नहीं। नहीं तो चुनाव पे वोटरों पे इसका कोई असर नहीं है। पड़ रहा है। वोटरों पे देवेंद्र यादव के ईडी केस में फंसने का भी कोई असर कोई नहीं असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि जो लास्ट टाइम प्रेम प्रकाश पांडे जी के हारने की जो एक कही जाती थी बातें, हालांकि अंतर बहुत कम था, 2400-2800 का अंतर था, लेकिन उसके लिए एक जो कुर्सी पार परिक्षेत्र में एक रोड का निर्माण उन्होंने अलग से करवाया, वो यूज अब काफ़ी यूजफुल हो रही है। तो उस दौरान उस रोड के लोगों को विस्थापित करके कुछ हटाया गया था, उसकी वजह से एक आक्रोश था थोड़ा सा, थोड़े से पॉकेट पे था। फिर दूसरा कि बीच में नहीं, तो इस बार आपको क्या लग रहा है? इस बार नहीं, वो नाराजगी दूर है और बहुत ही कम मार्जिन का अंतर होगा अगर जीत हार का। ऐसा और यानी आपके हिसाब से टक्कर सबसे कांटे की टक्कर वही है। ठीक है, इसके बगल की सीट है वैशाली नगर। संतोष जी सर, वैशाली नगर में मुकेश चंद्राकर जी और रिकेश सेन जी। यहाँ का भी रिकेश सेन के कुछ एक स्टिंग ऑपरेशन, कुछ एक वीडियो सामने आते रहते थे जी, याद है आपको? जी बिल्कुल, कुछ रुपया पैसा, कमीशन खोरी पैसा, खाना खिलाना। मैं रिकेश सेन को नहीं जानता हूँ, लेकिन वो वीडियो के साथ में कहना था रिकेश सेन का है जी। मुझको नहीं मालूम है वो है कि नहीं, आप ज्यादा जानते हैं। उसमें भी कुछ ऐसी जांच हुई थी, पता किए थे। हाँ। और ये चीज बाहर आई थी कि वो कुछ बातें कही गई हैं, कुछ हैं कुछ नहीं है, और कुछ एडिट करके उसको बनाया भी गया है। और यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट दिख रहे हैं मुकेश चंद्राकर जी। कौन है मुकेश चंद्राकर? मुकेश चंद्राकर वासुदेव चंद्राकर जी के परिवार से हैं। अच्छा। कांग्रेस में लंबे समय से, और उस परिवार की देन है। हालांकि प्रचार प्रसार के दौरान यहाँ तक बातें कही गई कि जो भिलाई की स्थापना हुई, भिलाई स्टील प्लांट जो आप देख रहे हैं, वो इस परिवार की जमीन पे बना हुआ है, ऐसा भी ये योगदान है कि प्रचार प्रसार के दौरान जमीन लगी थी। हाँ, हालांकि जमीन हजारों लोगों की लगी होगी, लेकिन ऐसा कहा गया कि इस परिवार की थी। वैशाली नगर में आप जहाँ खड़े हैं, हो सकता है कि ये जमीन उसी परिवार ने कभी दी हो शासन को, ये उनके परिवार का है। तो यहाँ तक कि जो हमारे आस्था भिलाई वाले सेक्टर 9 का हनुमान मंदिर जो आस्था का प्रतीक है, वो भी वासुदेव चंद्राकर परिवार ने ही अपनी ज़मीन पे बनाया था। सेक्टर 9 हॉस्पिटल भी हमारी ज़मीन पे है। यानी आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे बड़ा योगदान वासुदेव चंद्राकर के परिवार का था, कुछ बताया ऐसा जी बताया गया है, नेहरू का नाम किया गया। बिल्कुल, श्रमिक बेल्टों में भी किया गया है, वैशाली नगर के रामनगर क्षेत्रों में भी किया गया है, और वहाँ बताया गया। और कुल मिला के ये बताने का प्रयास, मुकेश चंद्राकर करते क्या है? कुछ नर्सिंग कॉलेज वगैरह चलाते हैं क्या वहाँ पे? इनका वो है, बहुत सारे व्यवसाय तो हैं। लक्ष्मण चंद्राकर जी जो साडा के समय ये लोग थे, फैमिली वही है। दरअसल ये लोकलवाद को वहाँ ज़्यादा इसलिए बताने का प्रयास किया गया क्योंकि कांग्रेस में भिलाई को जिले से अलग करके कांग्रेस संगठन में जिला बनाने के लिए जिन लोगों ने दरी बिछाने से लेके जो लंबे समय तक मांग करते रहे, मोतीलाल वोरा जी के भी समय की दुरुक से हटा के इसको भिलाई को अलग जिला बनाया जाए कांग्रेस संगठन की दृष्टि पे, ताकि यहाँ के नेतृत्व को एक अलग मिले। वैशाली नगर विधानसभा बनने के बाद वहाँ के वो जमीनी कार्यकर्ता अलग थलग होकर दिए गए सीट के टिकट देने के दौरान। टिकट के क्योंकि वो अलग रह गए और मुकेश चंद्राकर को टिकट मिल गई, वो भी भिलाई जिला अध्यक्ष भी उनको बना दिया गया। अच्छा। और उनको लोग सेक्टर और दुरुक के ही माना करते। रिकेश सेन पार्षद थे ऐसा मैंने पढ़ा। रिकेश सेन 5 बार पार्षद रहे, 25 साल वरिष्ठ पार्षद हैं। 5 बार छोटा नहीं होता। हाँ, 5 बार 25 साल का अनुभव है। 21 साल की उम्र से पहला उन्होंने जीता था। और 5 बार रहे हैं और 5 वार्ड अलग अलग रहे हैं। अच्छा, अलग अलग वार्ड से जीते हैं आसपास के। एक वार्ड से 5 बार जीतना ज्यादा मुश्किल रहता है। जी। अलग अलग वार्ड से जीतना आसान रहता है। पार्षद जो हैं जी, वो आमतौर पे अपने वार्ड में इतने अनपॉपुलर हो जाते हैं जी कि अगला चुनाव जीतना मुश्किल रहता है, इसलिए वो अलग अलग वार्डों से जीते होंगे। ये वार्ड सब
प्रॉपर एक बस सेक्टर 3 सेक्टर साइड है, बाकी सब यहीं लगे हैं, आजू बाजू ही हैं। हाँ। असली में रिकेश सिन्हा में एक चीज़ दिखाई दी कि वो जिस परिक्षेत्र में जीते हैं उस परिक्षेत्र में घर घर और संपर्क का अभियान लगातार 5 साल चलता रहा। विकास अविकास की बातें अलग थी, तो वो टच जो है वो उसकी वजह से एक अच्छी खासी फौज हो सकती है। अब अपन दुर्ग में आ जाते हैं जी। यहाँ आपको क्या लग रहा है, ये वैशाली नगर में मुकेश चंद्राकर और रिकेश सिंह के बीच कोई टक्कर है क्या? पुराने जो इतिहास के मुताबिक ऐसा लगता है कि ये आरएसएस समर्थित सीट रही है, ऐसा बीजेपी का जो आकलन रहा है पहले से भी। एक बार यहाँ से बस भजन सिंह निरंकारी कांग्रेस से जीते थे, वो भी कैंडिडेट का चयन लगभग कहा गया था। दूसरा, इसी सीट से अचानक 30 से 35 साल पुरानी तुलसी साहू का अचानक बीजेपी में चले जाना, रविंद्र चौबे के कट्टर समर्थक 35 साल से माने जाने वाले राजेंद्र सिंह अरोरा एक दिन में अचानक बीजेपी चले जाते हैं। और इसको ये जोड़ा जा रहा है कि ये वैशाली नगर जो सीट है उसमें कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन को लेके चूक की है स्थानीय की जगह, क्योंकि वैशाली नगर परिक्षेत्र को मोतीलाल वोरा जी देखते रहे हैं, उसके बाद भजन सिंह निरंकारी जी देखते रहे। मैंने भी सुना है लोकल का, रहे हो वो कार्यकर्ता के लिए। खैर, वासुदेव चंद्राकर जो हैं भूपेश बघेल जी के राजनीतिक बिल्कुल गुरु रहे हैं। जी जी। तो ये गुरु दक्षिणा किस्म का भी हो सकता है उस परिवार के एक व्यक्ति को टिकट देना। और कोई भी पार्टी 90 सीटें जीतने के लिए तो देती नहीं है, 2-4 टिकटें हारने के लिए भी दे देती है। अभी अपन आते हैं, चलिए दुर्ग शहर की बात पहले करते हैं जी। अरुण वोरा यहाँ कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं और गजेंद्र यादव को टिकट दी है भाजपा ने। अरुण वोरा सबको मालूम होगा कि मोतीलाल वोरा जो थे कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, मध्य प्रदेश के अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके बेटे हैं अरुण वोरा। ये पहले भी विधायक रह चुके हैं, चुनाव हार भी चुके हैं वहाँ से, अभी मौजूदा कांग्रेस विधायक हैं और कैंडिडेट भी हैं। गजेंद्र यादव कौन है? गजेंद्र यादव आरएसएस से ही संघ से जो बिसरा राम यादव जी के सुपुत्र हैं। और गजेंद्र यादव और बिसरा राम यादव जी का परिवार अहिवारा की जो पालिका की जो राजनीति है वहाँ का बेस रहा है, वहाँ से निकला हुआ वहाँ से इनका भाई जो है वो वहाँ पालिका अध्यक्ष भी रहा है। तो अहिवारा इससे लगा हुआ है, दुर्ग घर है। और बिसरा राम यादव जी के चलते और दूसरे की संघ परिवार इनका साथ दे रहा होगा, सहयोग है पूरा, भाजपा भी साथ देगा, बहुत है। और एक वो जो ओबीसी फैक्टर में हेमचंद यादव जी की लगातार जीत का जो आंकड़ा था, तो एक यादव खड़ा यादव जमीन वहां पर बिल्कुल है, दुर्ग में बहुत है। बल्कि उसके वहाँ के वो यादव और वो लॉबी का असर इधर भिलाई दुर्ग में भी देखा जाता है। ऐसा अब ये देवेंद्र यादव जो जीत बिल्कुल के आए हैं, ये पहले एक चलता था यूपी बिहार परिक्षेत्र। अब चूंकि देवेंद्र यादव भी यूपी बिहार से ही, प्रेम प्रकाश जी भी यादव भी हैं, तो इसका असर जो है वो प्रेम प्रकाश पांडे जी यादव नहीं है, देवेंद्र यादव है। तो ये एक जो ओबीसी और यादव फैक्टर जो है वो उसका जो भी फायदा मिलता होगा, अगर मिलेगा तो वो देवेंद्र यादव को मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे दुर्ग शहर में। यहाँ गजेंद्र यादव आप बतला रहे हैं आरएसएस के बहुत बड़े नेता, छत्तीसगढ़ के उनके बेटे हैं जी। तो और हेमचंद यादव यहाँ से विधायक रहते आए, तो यहाँ यादव लोगों का एक सपोर्ट बेस बीजेपी को हासिल है। बिल्कुल। अरुण वोरा के साथ क्या दिक्कत है? क्यों ये चुनाव मुश्किल लग रहा है या टक्कर लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? अरुण वोरा असली में उनका जो माना जाता है वो मोतीलाल जी को देख के किया गया था। उस आधार पे हालांकि विकास भी कराते रहते, काम भी करते हैं, एक्टिव रहते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में उनको उतनी पंक्चुअलिटी नहीं दिखाई देती है उनमें, जो लोगों का मानना है। दूसरा कि अभी बड़ी मुश्किल से पिछला चुनाव जो उन्होंने अच्छे अंतर से जीता, लेकिन उसके पीछे मोतीलाल जी का एक वो भी था कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये भी कहा था कि मेरा अंतिम वो है, मेरे बेटे को अपील है किया जाए करके। उस आधार पर उनको विजय मिली थी, लेकिन 5 साल के दौरान जो जिस कद काठी पे उनको रखना था, वो मेरे ख्याल से तवज्जो जो है वो कांग्रेस में नहीं दिया गया। और इसकी वजह से ये उनके लिए ये भिलाई नगर से प्रेम प्रकाश पांडे
दुर्ग के से अरुण वोरा के लिए यह चुनाव काफ़ी निर्णायक है। इस बार जीतना उनके राजनीतिक भविष्य के आधार पे काफ़ी निर्णायक यानी माना जा नहीं रहा है। जीते तो अगले चुनाव में शायद टिकट शायद के लिए दिक्कत बाहर हो, हो बिल्कुल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल हो। हालांकि दोनों की उम्र में शायद कुछ फर्क होगा। अरुण फर्क के है, प्रेम प्रकाश जी की उम्र ज़्यादा है, लेकिन तो ये अभी स्थिति क्या है दुर्ग शहर में आज? दुर्ग स्थिति भी जो है यहाँ भी कांटे की ही कही जा रही है। ऐसा टक्कर है यहाँ? कट्टर है, लेकिन इसमें इतिहास के आधार पर देखें और आकलन के हिसाब से विश्लेषकों का कहना है कि हो सकता है कि गजेंद्र यादव को इस बार अवसर दे दिया जाए। अरुण वोरा जी पहले से करते रहे हैं, उस आधार पे थोड़ा हो नया सकता है ज्यादा चेंजेस सीधा के पड़ता आधार, हो। बिल्कुल बिल्कुल सरल और सीधे हैं, सरल और इस सीधे वजह हैं। से, लेकिन फिर भी उनका भी एक अच्छा वो है प्रभाव अब है। अपन चर्चा करते हैं दुर्ग ग्रामीण की, जहां से कि ताम्रध्वज साहू कैंडिडेट हैं कांग्रेस के। ये पिछले बार चीफ मिनिस्टर बनते बनते रह गए थे, अभी गृह मंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं जी, ललित चंद्राकर यहाँ पर ये भी बीजेपी के बीजेपी कैंडिडेट के हैं। जी जी। तो ये और कोई तीसरा कैंडिडेट नहीं दिखाई देते मोटे हैं। तौर पे यही मोटे दो हैं। तौर पे यही हैं। और ये भी कहा जाता है कि दुर्ग जिले में जो आरएसएस की 2 सीटें हाँ। बीजेपी ने दी हैं, आरएसएस संघ कोटे की 2 कोटे सीटें। की है, तो हाँ। एक गजेंद्र और एक ये ललित चंद्राकर तो ये को दी अगल गई। बगल की 2 सीटें। हाँ, अगल बगल की 2 सीटें हैं, इसी लगी को हैं। दोनों को दे दिया लिस्ट में भी है। एक काम करो आरएसएस तुम 63-64 नंबर ले लो, ऐसा जी जी, ऐसा दे दिया। बिल्कुल बीजेपी ने दे दिया है। ज्यादा सोचना विचारना नहीं, 2 सीट तुम रख लो, जी, ऐसा जी। जिसको लड़वाना है लड़वाओ। हालांकि ललित चंद्राकर भी ग्रामीण परिक्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, लेकिन चूंकि गृह मंत्री के सामने कैंडिडेट जो खड़ा करना, ताम्रध्वज जी का जो वो था सीएम कैंडिडेट रहते रहते सीएम बनते बनते रह गए 5 साल पहले की 5 साल पहले, लेकिन कांग्रेस ने साबित कर दिया उसने नहीं बनाया। और उस आधार पे अगर बेहतर और बेहतर कुछ किया जा सकता था। हालांकि ललित चंद्राकर ने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन मुझे उस परिक्षेत्र में ताम्रध्वज साहू के लिए जो जनसंपर्क और जो तामझाम था, उसमें ललित चंद्राकर काफ़ी कम दिखाई दिए, कार्यकर्ता के भी लेवल पे और जो प्रचार प्रसार में भी कम दिखाई पड़े हैं। ये बतलाओ आप मुझको, ताम्रध्वज साहू समाज के एक बड़े नेता हैं जी, मंत्री सबसे बड़े हैं साहू समाज के। ये ललित चंद्राकर जो हैं ये शायद कुर्मी समाज के जी। तो एक कुर्मी साहू जो जातिगत है, एक मुकाबला चलता है इन दोनों में जी, ओबीसी के भीतर जी। इसका कोई असर होगा क्या इस सीट पर? साहू समाज जो है इसमें निर्णायक रहता है मेरे ख्याल से। जैसे रमशीला साहू भी निकाली हुई थी सीट जब ताम्रध्वज और वह जागेश्वर साहू, रमशीला साहू, ये सब को ही आगे पीछे पार्टियां देते रही हैं टिकट। हाँ। तो कुर्मी समाज का तो अच्छा योगदान है ही है, लेकिन उसमें जो साहू का इन्वॉल्वमेंट जिधर हो जाएगा उस आधार पे, हालांकि विकास और सब मामलों में ताम्रध्वज साहू की एक्टिविटी उस क्षेत्र के लिए कम रही है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन पिछला जो रिसाली नया निगम बनने के बाद ताम्रध्वज साहू के प्रभाव से जो ऐसा उन्होंने कांग्रेस को जीत दिलाई है, उस आधार पे कहा जा सकता है कि ताम्रध्वज साहू का प्रभाव वहाँ है, ऐसा वो असर। चलिए अब हम और बाकी सीटें देखते हैं। हमारे पास 2-3 और सीटें भी हैं अभी आपसे बात करने के लिए, कम से कम 3 जी। बगल की एक सीट है अहिरवारा जी। यहाँ कांग्रेस ने दिया है निर्मल कोसरे को जी, भाजपा ने दिया है डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी, ऐसा ही नाम है जी जी। ये निर्मल कोसरे यहाँ अहिरवारा से अभी तक कौन थे विधायक? 2018 में रुद्रगुरु जीत के आए थे जी जी। रुद्रगुरु इसी सीट से छुटकारा पाना चाहते थे, बिल्कुल, कि सीट बदल दो और शायद अकेले व्यक्ति हैं जिनको अहिरवारा से हटा के नवागढ़ से जगह दी गई कांग्रेस लिस्ट में जी जी। क्या था रुद्रगुरु इतने अनपॉपुलर क्यों हो गए थे वहाँ पे? मेरे ख्याल से वहाँ पे जो मैक्सिमम सतनामी वोटर्स की संख्या के आधार पे उसमें उन्हें कहा गया कि वो उन्होंने काम नहीं किया। हाँ, समाज के जो अपेक्षाएं रहती थी, जैसे उसके पहले डोमन लाल कोरसेवाड़ा 10-15 साल, फिर 10 साल पहले रहे, फिर उसके बाद सांवला राम डहरे रहे उसी समाज के। तो उनके काम से सांवला राम डहरे के लोग काम से संतुष्ट थे। फिर अचानक जो है उनके पुतले जलाए जाने लगे, वहाँ कुछ विरोध ऐसा हो गया था। रुद्रगुरु के समय से ही जब वो हारे भी थे तब भी रुद्रगुरु और उनको लेके, तो रुद्रगुरु भी ज्यादा उस सीट के लिए या विकास के लिए काम नहीं किए। रुद्रगुरु तो अपने खुद के विभाग के लिए काम नहीं किए, भारत सरकार ने चिट्ठियां
लिखी जी 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 कि जल जीवन मिशन में काम नहीं हुआ है। पूरे देश में जो सबसे रद्दी काम जो हुआ था जी जल जीवन मिशन में, और जी, भारत सरकार का पैसा था, बिल्कुल तो बिल्कुल भारत सरकार नाराज थी। जी। तो उसमें शायद यहाँ पे देश में सबसे खराब काम जो है रुद्र जल जीवन मिशन का यहीं पर हुआ जी, था। इसीलिए बाद में मुख्यमंत्री ने कुछ महीने पहले, 4-6 महीने पहले, जल जीवन मिशन का अफसर बदला। जी एक दूसरे ऐसे अफसर को लेके आए जो तेज तर्रार तेज तर्रार, हैं, जी। कड़क हैं, जी जो भ्रष्ट लोगों पे कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं। जी। तो वो जल जीवन मिशन का काम थोड़ा सा आगे बढ़ा। तो रुद्र गुरु का काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी का तो आप बतला रहे हो, जी अपने खुद के विभाग में ऐसे ही रहा। और वो बातें यहाँ तक आई कि अब जल संसाधन जल मंत्री रहते हुए आप उस क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचा पाए। पीएचई मिनिस्टर थे और उस क्षेत्र में नहीं करवाए, सड़कों का बुरा हाल था। तो निर्मल कोसरे का क्या बैकग्राउंड? निर्मल कोसरे लास्ट टाइम अभी महापौर बने, अच्छा, भिलाई 3 पालिका से, और महापौर बनने के बाद चूंकि राजनीतिक गुरु सीएम को मानते रहे हैं, सीएम ने उनको टिकट दे दिया है। अच्छा। लेकिन जो डोमन लाल कोरसेवाड़ा हैं, पेशे से शिक्षक रहे हैं, लंबे समय से उनको शिक्षकीय अनुभव था। ये पहले लड़ चुके हैं और जीत के वो अच्छा काम भी किए थे। उसी दौरान कहा जाता है बीजेपी शासनकाल में जो जेपी प्लांट की स्थापना हुई थी, उसकी वजह से एक बातें और हुई थी कि गुरुजी कहे जाते हैं, वो गुरुजी के दौरान वहाँ काम मिला लोगों को। अच्छा। एक रोजगार के साधन दिखे, ग्रामीणों को ऐसा लगा, और उनकी उपलब्धि उस प्लांट की स्थापना मानी जाती है, और सीधे और सरल होने की वजह से उनको शायद उसका फायदा। तो ये अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट है जी। तो दोनों ही व्यक्ति जो हैं उसी तबके के हैं, उसी तबके के, उन्हीं के बीच समाज के वोटों का बंटवारा इन्हीं के बीच होना है। तो ये वो सीटें हैं क्या जहां गुरु बालदास जो हैं? जी जी, उनका यही प्रभार। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये उनका उपयोग भाजपा ने किया होगा जी। जो वीडियो वगैरह दिखता है कि गुरु बालदास ऐसा हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं और वो एक मुकुट लगाए हुए हैं या ऐसा एक पगड़ी लगाए हुए हैं, ये उस इलाके का ही वीडियो रहा है। जी जी, ठीक जी। 2 सीटों पे हम और चर्चा करेंगे जी। अब संतोष, हम बेमेतरा की बात करेंगे जरा सी। आशीष कुमार छाबड़ा कांग्रेस के एमएलए हैं मौजूदा जी, और दीपेश साहू जी, भाजपा ने इनको कैंडिडेट बनाया है। इस सीट के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती, क्या लोग इसको मान लेते हैं किसी एक पार्टी की जीत हो रही है यहाँ? हाँ, वो कांग्रेस से आशीष छाबड़ा के विजयी होने पे आशीष छाबड़ा का अच्छा वहाँ प्रभाव होने की वजह से इस सीट को ऐसा मान लिया जाता है कि कांग्रेस की है। लेकिन मेरे ख्याल से इस बार बदलाव के कुछ आसार वहाँ दिखते हैं, इंटरनल करंट है। हाँ। पर लेकिन आशीष छाबड़ा का भी अच्छा काम रहा है, प्रभाव रहा है क्षेत्र में, पर चूंकि है, पर कहा नहीं जा सकता। अब एक चीज आप मुझको बतलाओ जी, ये दीपेश साहू को वहां से भाजपा ने कैंडिडेट बनाया है जी। ठीक बगल की सीट है साजा जी, जहां से रविंद्र चौबे विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके परिवार के कई लोग वहां से विधायक रह चुके हैं। वहां से भाजपा ने एक ईश्वर साहू को कैंडिडेट बनाया है जी। और अमित शाह ने अपनी 2 अलग अलग पब्लिक मीटिंग में ईश्वर साहू को मंच पे पेश किया है जी। ईश्वर साहू का बेटा जो है भुवनेश्वर साहू, वो एक सांप्रदायिक हिंसा में मारा गया था जी। और उसके बाद से ऐसी शिकायत है ईश्वर साहू की कि सरकार ने और कांग्रेस ने उसके लिए कुछ नहीं किया जी। मुझको लगता है दीपेश साहू को जो टिकट दी है भाजपा ने जी, ठीक साजा के बगल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है जी, बेमेतरा, यहाँ दीपेश साहू को टिकट देने के पीछे ये भी शायद एक वजह हो कि इसका प्रभाव, साहू समाज जो आहत है जी जी जी, बगल के साजा में, शायद उसका कोई असर हो, ये हो सकता है। लेकिन हम साजा की बात करते हैं जी। साजा में ईश्वर साहू को भाजपा ने जब कैंडिडेट बनाया तो मैंने इसको भाजपा का एक सर्जिकल स्ट्राइक कहा था। तो क्या लगता है आपको साजा में आज क्या नज़ारा है? साजा में रविंद्र चौबे के प्रभाव को तोड़ने में एक बार लाभचंद बाफना कामयाब रहे। हाँ। फिर नेक्स्ट टाइम वही लाभचंद बाफना 31,000 के अंतर से हार जाते हैं। हाँ।
तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि जो बीजेपी के आधार रहे होंगे, उन्होंने ऐसा सोचा होगा, और जैसा कि वो बगल वाली बेमेतरा की सीट और इसका ये जो इंटर्नल, तो इस आधार पे उन्होंने साहू और ओबीसी फैक्टर को टच करने का प्रयास किया है। कि हो सकता है कि रविंद्र चौबे के इस अंतर को, चूंकि प्रभाव चौबे परिवार का रहा है वहाँ पे, हो सकता है कि ये अंतर जो है काफ़ी टक्करबाज साबित हो जाए और चौंकाने वाले परिणाम कहे जा सकते हैं इस बार साजा को लेकर। साजा में ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि जो भाजपा का यह जो नया ट्रेंड अपनाया है ओबीसी और साहू समाज को, और वो जो कार्रवाई न होने का फैक्टर जो है, वो हो सकता है कि इंटरनल रूप से रविंद्र चौबे को नुकसानदायक। भाई ईश्वर साहू के परिवार को सरकार और कांग्रेस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली थी जी। ये तो सच है, सच है। ताम्रध्वज साहू कहने के लिए साहू समाज के बहुत बड़े नेता हैं और मंत्री हैं। जी जी जी। ईश्वर साहू के घर तो नहीं गए बैठने के लिए, नहीं गए थे जी जी। रविंद्र चौबे तो नहीं गए जी। वो बीरनपुर गांव जहां ये हुई थी हिंसा जी, वहां कांग्रेस के कोई नेता नहीं गए, कोई मंत्री नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए थे जी। तो लोगों के मन में नाराजगी तो होगी। मैं भड़का नहीं रहा हूँ, वोट तो डल चुके हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये लगता है आपको कि साजा जो है इसमें कुछ चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं इस बार। देखते हैं क्या होता है जी। ठीक है संतोष, आपके आने से अच्छी बात हुई। इसके साथ ही हमारा ये दुर्ग बेमेतरा ये दो जिले जो हैं इन पे बातचीत पूरी हुई है। काफ़ी सीटें हमने आज चर्चा की है, पाटन दुर्ग, ग्रामीण दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिरवारा, साजा, बेमेतरा, इतनी सीटों पे चर्चा की है। देखते हैं क्या होता है, ज़्यादा दूर नहीं है, 3 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। मेरा ख्याल है प्रदेश में अगर 10 सीटों पर लोगों की सबसे ज़्यादा नज़रें रहेगी, साजा उसमें से एक रहेगी। देखते हैं क्या होता है, फिर मिलेंगे। अभी आपने कुछ सीटों की चर्चा सुनी, अगले एपिसोड में हम आपको कुछ और सीटों के बारे में बतलाते हैं। चुनाव की गिनती होने के पहले, वोटों की गिनती होने के पहले यही सबसे दिलचस्प बात हो सकती है। सुनते रहिए।